हेलो बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, भारत में समाज संरचना और परिवर्तन। पिछली क्लास में हमने भारतीय ग्रामीण व्यवस्था या गांव का अध्ययन किया था। गांव का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गांवों के प्रकार के बारे में। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं गांव के प्रकार के बारे में। गांव वास्तव में ग्रामीण समुदाय का एक विकासात्मक अवस्था से गुजरकर वर्तमान स्वरूप को ग्रहण कर रहे हैं। ओकबर्न और निमकोफ ने ग्रामीण समुदाय का विकास 3 स्तरों पर माना है। प्रारंभ में मनुष्य विभिन्न स्थानों पर भोजन की तलाश में घूमता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता था। उस समय उसका कोई स्थायी आवास न था। दूसरी अवस्था में पशुपालन स्तर की थी, जब मानव ने समूह में रहना प्रारंभ किया था। और तीसरी स्थिति कृषि स्तर की है, जब कृषि कार्य के लिए मानव को स्थायी रूप से एक स्थान पर रहना पड़ा। इस प्रारंभिक अवस्था में मानव के समूह सदस्यों की संख्या 100 से 1000 तक होती थी और ये लोग एक ही परिवार या गोत्र समूह के होते थे। वास्तव में देखा जाए तो यहीं से गांव का जन्म हुआ और आज गांव के अनेक प्रकार दिखाई देते हैं, जो कि जनसंख्या समूह के आकार के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, भौगोलिक, पर्यावरण एवं सामाजिक, आर्थिक आदि आधारों पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि गांव भी अपने आप में एक सजातीय इकाई नहीं है। गांव कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि जनसंख्या के आधार पर अगर देखें तो गांव को बड़े, मध्यम या छोटे गांव में विभाजित किया जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गांव विस्तृत अथवा सीमित हो सकते हैं। नगरीय लक्षणों के आधार पर गांव को नगरीकृत गांव, अर्धनगरीकृत गांव और ग्रामीण गांव में विभाजित कर सकते हैं। इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था के आधार पर कृषि प्रधान गांव, उद्योग प्रधान गांव और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले गांव के रूप में हम गांव का विभाजित कर सकते हैं। और सुविधा की दृष्टि से गांव को पूर्ण सुविधा युक्त गांव, आंशिक सुविधा युक्त गांव और असुविधा युक्त गांव आदि श्रेणियों में बांट सकते हैं। प्रोफेसर एस.सी. दुबे ने भारतीय गांवों का वर्गीकरण कुछ आधारों पर किया है, जैसे कि आकार, जनसंख्या और भूमि क्षेत्र के आधार पर, निर्जातीय संरचना और जातीय संरचना के आधार पर, भूस्वामित्व के प्रतिमान के आधार पर, सत्ता, संरचना और शक्ति संस्तरण के आधार पर, पृथकता की मात्रा तथा स्थानीय परंपराओं के आधार पर, है ना। इस प्रकार से एस.सी. दुबे ने गांव का वर्गीकरण किया है। अनेक समाजशास्त्रियों ने भी ग्रामीण समाज का या भारतीय गांवों का वर्गीकरण करने के लिए अनेक आधार बताए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से अनेक विद्वानों और समाजशास्त्रियों ने गांवों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। धर्म ग्रंथों के आधार पर यदि हम देखें तो धर्म ग्रंथों में गांव के अनुसार कुछ प्रकार
आकार के आधार पर वर्णित किए गए हैं। इनमें 2 प्रकार के गांवों का वर्णन करता है, घोष और ग्राम। रामायण महाभारत में इन दोनों प्रकारों का वर्णन मिलता है। घोष आकार में छोटा होता था और इसका मुख्य व्यवसाय पशुचारण था। दूध बेचने का कार्य भी यहाँ पर किया जाता था। और ग्राम आकार में बड़ा होता था और यहाँ कृषि यहाँ का प्रमुख व्यवसाय था। गांव का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। मेटजन के अनुसार भी वर्गीकरण के दो प्रकार बताए हैं। मेटजन ने निकटता और दूरी के आधार पर गांव के 2 प्रकार बताए हैं। केंद्रित ग्राम, इस श्रेणी में ऐसे ग्रामों को लिया जाता है जिसमें एक गांव में निवास करने वाले सभी कृषकों के मकान परस्पर समीप होते हैं। इस कारण से उनमें औपचारिक संबंध व घनिष्ठ संबंध विकसित हो जाते हैं और स्थानीय समीपता के कारण परस्पर आदान प्रदान होता है ना। भारत के मैदानी भागों में इस प्रकार के गांव पाए जाते हैं। दूसरा है बिखरे हुए गांव। इस प्रकार की श्रेणी में ऐसे गांव आते हैं जिनमें लोग खेतों के किनारे पर ही मकान बनाकर निवास करते हैं। ऐसे गांवों में सामाजिक संबंध भी केंद्रित ग्रामों की तुलना में पृथक होते हैं क्योंकि इनके निवास स्थान बहुत दूर दूर और बिखरे हुए होते हैं। बेडन पॉवेल ने भी भूमि व्यवस्था के आधार पर गांवों को 2 भागों में बांटा है, रैयतवादी गांव और संयुक्त ग्राम। रैयतवादी गांव में एक गांव ग्रामीण मुखिया होता है। ये मुखिया वंशानुगत होता है जो गांव की व्यवस्था और संचालन का कार्य करता है। उसे सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती है। बंगाल, बिहार, पश्चिमी तथा दक्षिण भारत और केंद्रीय भारत में ऐसे गांव मिलते हैं। दूसरा है संयुक्त ग्राम। इन ग्रामों की कृषि व्यवस्था सामूहिक और सहयोग से होती है। ग्राम की समस्त भूमि पर सभी ग्रामवासियों का सामूहिक स्वामित्व होता है और कोई भी मुखिया नहीं होता है। उत्पादन, विनिमय और वितरण भी सामूहिक होता है। सोरोकिन और जिम्मरमैन तथा गेलपिन ने ग्रामों के वर्गीकरण के 2 आधार बताए हैं। पहला है घरों के संगठन के आधार पर और दूसरा है भूस्वामित्व एवं सामाजिक स्तरण के आधार पर। घरों के संगठन के आधार पर इन्होंने गांव को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है केंद्रित गांव और दूसरा विकेंद्रित गांव। केंद्रित गांव में कृषक घरों का एक झुंड बनाकर रहते हैं। ऐसे ही निवास स्थान रहने के कारण उनमें परस्पर घनिष्ठता होती है। और विकेंद्रित गांव में कृषक लोग अपने खेतों के किनारे समूह बनाकर रहते हैं। भूस्वामित्व एवं सामाजिक स्तरण के आधार पर आप लोगों ने गांव 6 प्रकार के बताए हैं। पहला है सामूहिक स्वामित्व वाले गांव। ऐसे गांव भूमि पर कृषकों का संयुक्त अधिकार होता है। ऐसे गांवों में भूमि पर कृषकों का संयुक्त अधिकार होता है, यानी कि उत्पादन को ग्राम के समस्त परिवारों में विभाजित किया जाता है। दूसरा है सामूहिक किराएदारी गांव। इसमें सभी ग्रामवासी मिलकर ग्राम की संपूर्ण कृषि योग्य भूमि को किराए पर लेते हैं और कृषि करते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वामित्व वाले गांव। ऐसे गांव जहां की अधिकांश भूमि कृषकों को व्यक्तिगत संपत्ति होती है। इनमें भूस्वामी, श्रमिक और किराए पर भूमि जोतने वाले आदि जोता रहते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत किराएदारी गांव। इन गांवों में कृषि योग्य भूमि कृषकों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से किराए पर लेकर के खेती की जाती है। नेक्स्ट है बड़े भूस्वामी और कर्मचारी वाले ग्राम।
ऐसे गांवों में स्वतंत्र भूस्वामी जमींदारों के कर्मचारी दोनों ही रहते हैं। वो कृषि मजदूर बड़े भूस्वामी के यहाँ मजदूरी करते हैं और स्थायी रूप से निवास करते हैं। नेक्स्ट है राज्य, नगर पालिका, धर्म संगठन और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के स्वामित्व की भूमि पर अन्न उत्पादन के लिए लगाए गए कर्मचारियों और मजदूरों के ग्राम। इरावती कर्वे ने भी निवास व्यवस्था के आधार पर 3 प्रकार के गांव बताए हैं: समूह या न्यास्टिक गांव, पंक्तिनुमा गांव और हेमलेट ग्राम या गुच्छेदार गांव। संयुक्त या न्यास्टिक गांव इस प्रकार के गांव होते हैं जहां पर सभी लोग एक स्थान पर घरों का झुंड बनाकर रहते हैं। उनके खेत गांव के चारों ओर फैले हुए होते हैं और इनमें जनसंख्या कम होती है। पंक्तिनुमा गांव में गांव किसी सड़क अथवा रास्ते के दोनों ओर एक ही लंबी कतार में बने होते हैं, है ना। भारत में कोनकट तट और समुद्री किनारे पर ऐसे गांव बसे हुए हैं। हेमलेट गांव या गुच्छेदार गांव में विभिन्न एक संबंधी परिवार अपने खेतों के किनारों पर घर बनाकर रहते हैं और प्रत्येक गुच्छे में कुछ परिवारों का समूह ही रहता है और एक गांव में ऐसे कई समूह होते हैं। इनमें निवास करने वाले लोगों में सामाजिक घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है क्योंकि इनके घरों के बीच में काफ़ी अंतर होता है ना। फिर गिलिन एवं गिलिन का वर्गीकरण। गिलिन एवं गिलिन ने व्यावसायिक आधार पर गांवों को 4 भागों में बांटा है: कृषि व्यवसाय करने वाले गांव, कृषि नहीं करने वाले गांव, औद्योगिक ग्राम और उपनगरीय गांव, है ना। जनसंख्या के आधार पर यदि हम गांव का वर्गीकरण करें तो 5 प्रकार के गांव दिखाई देते हैं: 500 से कम जनसंख्या वाले गांव, 500 से 1000 तक जनसंख्या वाले गांव, 1000 से 2000 तक जनसंख्या वाले गांव, 2000 से 5000 तक जनसंख्या वाले गांव और 5000 से ऊपर जनसंख्या वाले गांव। तो बच्चों, इस प्रकार से देखा आपने कि गांव कितने प्रकार के होते हैं, है ना। और मुख्य रूप से गांव के वर्गीकरण का आधार जनसंख्या और निवास क्षेत्र आदि के आधार पर ही अधिकतर विद्वानों ने गांव का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। आज इतना ही। अगला टॉपिक अगली क्लास में। थैंक यू।